नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंदर इसका प्रथम टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि, इन तीन प्रकरणों के अंतर्गत इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इसमें भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप कौन से होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, लिपि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, लिपि की विशेषताएं कौन सी हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम है भाषा। भाषा क्या है? मूल रूप से भाषा किसी अपने मन के विचार, भाव दूसरों के सामने बोलकर या लिख करके जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं वो माध्यम भाषा है। भाषा के तीन रूप मुख्यतः हमारे समझ में आते हैं। पुराने ज़माने में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब संकेत रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान हम करते थे, तो उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जब ध्वनि संकेतों का, चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करने लगे थे तब हम बोल करके विचारों को व्यक्त करते थे, जिसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। और जब भाषा का वैज्ञानिक रूप बन गया, ध्वनि संकेतों के चिन्ह बन गए, तब हमने लिखित भाषा का प्रयोग किया। वर्तमान में भाषा का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रूप है वो लिखित रूप है। लिखित रूप इसलिए हम भाषा के तीन मुख्यतः भेद कर सकते हैं, संकेत रूप में, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम व्याकरण में नहीं करते, हम भाषा में नहीं करते, इसलिए आपके सिलेबस में दो ही मौखिक और लिखित जो भाषा के रूप हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मन के भावों को, अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिख करके प्रकट कर सकते हैं, या फिर दूसरा अपने मन के भावों और विचारों को या तो लिख करके या बोल करके हमें बता सकता है। तो उस लिख करके और बोल करके अपने भावों को व्यक्त करने के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। यदि परिभाषा रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त वाणी के व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिकता का विकास करने के लिए उसे अपने मन के भावों को व्यक्त करना अनिवार्य है, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना अनिवार्य है। और वह समाज तभी विकास कर सकता है जब उसके पास में एक उचित भाषा का माध्यम हो। और उसके सामाजिकता का विकास भी तभी हो सकता है। इसलिए भाषा किसी भी समाज, देश और के विकास के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भाषा के मुख्यतः मैंने बताया तीन रूप होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ दो का अध्ययन करेंगे। भाषा का एक तो होता है मौखिक रूप। भाषा के रूप कौन से हैं? दो रूप हैं, एक है भाषा का मौखिक रूप और दूसरा है भाषा का लिखित रूप। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक जो भाषा का रूप है उसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को सिर्फ बोल करके प्रकट कर लेता है। अर्थात क्या बोलते हैं इसको,
बोलचाल के रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। समाज में जो आपस में बोलचाल की बात एक दूसरे से हम प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी मूल भाषा जो उसने पढ़ी है, जो मूल भाषा जो उसने अपने परिवार से, अपने समाज से सीखी है, उसके माध्यम से वह समाज में अपना विचार प्रकट कर सकता है। आपने देखा होगा कि मौखिक भाषा में जब कोई नेता भाषण देता है तो लाखों लोगों को वह अपनी मौखिक कला से, भाषण देने की कला से लाखों लोगों को प्रभावित कर लेता है, जबकि लिखित रूप में ऐसा संभव नहीं है। हजारों लाखों लोगों तक अपने मन के भावों को पहुंचाने के लिए वह मौखिक भाषा का इस तरह से प्रयोग करता है कि लाखों लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात भाषा में मौखिक भाषा का अत्यधिक महत्व है, बशर्ते उस व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अनोखा और रूप उसे ध्यान में हो तो वो ऐसा कर सकता है। दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा में बोलना नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो हम ध्वनि निकालते हैं, उन ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह बने होते हैं। उन चिन्हों का प्रयोग करके वह उसका लिखित रूप देता है। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा, परिभाषा, जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा कौन से, हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के लिए क्या किया हमने? निश्चित संकेत बनाए हैं। इन लिखित चिन्हों को, निश्चित चिन्हों को हम क्या करते हैं? लिख कर, किसके द्वारा? जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिख कर प्रकट करते हैं, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। परिभाषा में हम समझ सकते हैं क्या है इसमें? हमारे द्वारा उच्चारण किए हुए जो ध्वनि है उसके संकेत होते हैं, और उन संकेतों को प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है। उन चिन्हों द्वारा जब हम इस उच्चारित ध्वनि को प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, तब वो किसका रूप बन जाता है? लिखित भाषा का रूप बन जाता है। भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा के विविध रूप, एक को बोलते हैं हम मातृभाषा, मातृभाषा बालक जिस भाषा को अपनी माता से सीखता है, मातृभाषा क्या है? जो भी बालक अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है।
राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। तो भाषा के 4 रूप बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रभाषा, जैसे हमारे देश के अंदर प्रत्येक स्टेट में अपनी अलग अलग भाषाएं हैं जिनको हमें उपभाषा कहते हैं। आप जाओगे तमिल में, तमिलनाडु में तो तमिल भाषा है, बंगाल में जाओगे बंगाली भाषा है, पंजाब में जाओगे पंजाबी भाषा है, आप केरल में जाओगे मलयालम बोली जाती है, आप उड़ीसा में जाओगे उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी बोली जाती है, गुजरात में जाते हो गुजराती बोली जाती है, आप बिहार में जाओगे बिहारी भाषा बोली जाती है। तो वो सब उपभाषाएं हैं, ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु हम दक्षिण भारत में जाते हैं अन्य प्रकार की भाषाएं, उत्तर भारत में जाते हैं दक्षिण भारत के लोग अलग प्रकार की। पूरे राष्ट्र को बोली और समझे जाने वाली, पूरे राष्ट्र में ही एक ऐसी भाषा होती है जो बोली भी जाती है और समझी जाती है, जैसे कि हिंदी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो पूरे देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अंग्रेजी और हिंदी जो हमारे राजकीय कामों में एक दूसरे के पत्राचार के लिए काम में ली जाती है। भाषा का मानक रूप, ये एक निर्धारित रूप होता है भाषा का जो पूरे देश में एक जैसा ही लागू होता है, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो मानक भाषा है। जैसे हिंदी के स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत आदि से संबंधित नियम भाषा का मानक रूप बनाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के विविध रूप हैं। इसके अलावा मूल भाषा यानी मातृभाषा ही मूल भाषा है। विभाषा, बोली, उपबोली, तो एक रूप और बना सकते हैं हम बोली। बोली क्या है? बोली वो रूप है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में वह बोली जाती है, उसका कोई मानक रूप नहीं होता, उसका रूप प्रत्येक जगह बदलता रहता है। जैसे राजस्थानी हमारी कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। शेखावटी प्रदेश में अलग तरह से बोला जाती है, जयपुर प्रदेश ढूंढाड़ कहलाता वहाँ अलग हिसाब से बोली जाती है। यही जब हम राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में यानी जोधपुर वाले क्षेत्र में जाते हैं तो राजस्थानी का और रूप बदल जाता है। इसी प्रकार जब हम कोटा वाले क्षेत्र में जाते हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर इसका और रूप बदल जाता है। हम मेवात क्षेत्र में जाते हैं, तब हम अहिरवाटी क्षेत्र में जाते हैं अलवर वाले क्षेत्र में, तो राजस्थानी का रूप बदल जाता है। तो राजस्थानी भाषा के जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में जो रूप हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। तो ये भाषा के विविध रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। तो सबसे पहले व्याकरण है क्या? तो व्याकरण शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो वी जोड़ आकरण बनता है। किसी भी भाषा को
शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करने के लिए निश्चित नियमों की पालना करनी होती है। और ये जो निश्चित नियम हैं किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए, उसी शास्त्र को हम क्या बोलते हैं, उन्हें नियमों को हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। क्या है व्याकरण? वो शास्त्र है जो भाषा चाहे कोई भी हो और उसको शुद्ध रूप से लिखें, शुद्ध रूप से उसे बोलें। तो इसके लिए नियम क्या हैं? उन नियमों को हम एक जगह लिख लेते हैं और उनको जब भाषा पढ़ाते हैं तब उनके नियमों को दूसरों को पढ़ाते हैं। तो उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के व्याकरण के बिना उसके शुद्ध रूप से उसको लिखना या बोलना, उसके ज्ञान, उसके नियमों का ज्ञान नहीं हो तो हम ऐसा संभव नहीं है, कर नहीं सकते। भाषा चाहे कोई भी हो, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें व्याकरण के नियमों को पढ़ना अति आवश्यक है। तभी हम उसके शुद्ध रूप को लिख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो व्याकरण की सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, उस भाषा को पढ़ने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? व्याकरण के अंग पढ़ने पड़ेंगे। तो व्याकरण के अंग कौन से होते हैं? किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए ध्वनि। क्या चाहिए? ध्वनि। किसी भी भाषा को उच्चारित करने के लिए ध्वनि होती है और इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद बनते हैं और फिर पदों से शब्द बनते हैं और पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी ध्वनि पढ़नी पड़ेगी। ध्वनि से उसके जो वर्ण बने वो पढ़ने पड़ेंगे, वर्णों से उनके फिर शब्द बनाने पड़ेंगे। शब्दों का प्रयोग जब हम सेंटेंस में करें तो वो पद बन जाते हैं और इन पदों से वाक्य की रचना हो जाती है। ध्वनि में उसकी ध्वनियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके संकेत चिन्ह क्या हैं वो पढ़ते हैं। वर्णों में हम जैसे हिंदी में हम स्वर और व्यंजनों को पढ़ते हैं, उनकी बनावट कैसे ये पढ़ते हैं, उनके नियम क्या हैं वो पढ़ते हैं। फिर इन वर्णों के मेल से कौन से वर्ण को कहाँ प्रयोग करने से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, उन शब्दों को पढ़ते हैं। शब्दों के भेद पढ़ते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है ये पढ़ते हैं। फिर पदों के प्रकार पढ़ते हैं, वाक्यों के भेद पढ़ते हैं और वाक्यों की संरचना कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम व्याकरण के इन अंगों में पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक व्याकरण के बाद में आता है लिपि। क्या आता है? लिपि। लिपि क्या है? सबसे पहले हम लिपि की परिभाषा देखते हैं। तो लिखित ध्वनि संकेतों को, क्या परिभाषा क्या होगी? बोले हुए नहीं, लिखित ध्वनि संकेतों को
लिपि कहते हैं। क्या है परिभाषा? छोटी सी परिभाषा है। लिखे हुए जो ध्वनि संकेत हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और ये लिपि जब से भाषा का आविष्कार हुआ है तभी से हमने इन चिन्हों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इन ध्वनि संकेतों को हम विभिन्न प्रकार से लिखते थे और लिखने के क्रम में ही इनके भेद किए गए। पुरातन काल में लिपि लिखने के कौन कौन सी लिपियाँ प्रचलित में थी? तो 2 प्रकार की लिपि प्रचलित थी पुराने ज़माने में। एक को बोलते हम ब्राह्मी लिपि और दूसरी को बोलते थे हम खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। कालांतर में ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हमारे देश में बढ़ता चला गया। जैसे ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा, इनका विकास हुआ है। खरोष्ठी लिपि उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब खरोष्ठी लिपि में है। लिपि की विशेषताएं, लिपि की विशेषताएं, कौन सी लिपि की? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। कौन सी लिपि अपनी? देवनागरी लिपि है। इस देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं? ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। देवनागरी लिपि किससे निकली है? ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, चलो ये देखते हैं। और लिपि कौन सी है बता देता हूँ मैं आपको। जैसे भाषा है अंग्रेजी भाषा। अब पूछोगे आप इसकी लिपि कौन सी है? इसको हम बोलते हैं रोमन लिपि। क्या बोलते हैं इसे? रोमन लिपि। आप देखोगे पंजाबी भाषा, हमारे पंजाब प्रांत में बोल जाती है पंजाबी भाषा। इसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी है। आप अरबी भाषा, उसकी लिपि भी क्या है? अरबी लिपि है। तो अलग अलग देशों में जो भाषाएं हैं उनकी अपने अपने लिखने की तरीका होता है, उनके अपने अपने सिद्धांत होते हैं लिखने के, उसके अनुसार ही उनकी लिपियां बनाई गई है। अब हम बात करते हैं कि लिपि, देवनागरी जो लिपि है अपनी, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले देवनागरी जो लिपि है उसकी विशेषता यह है कि इसमें शिरोरेखा, वर्णों के लिए क्या कहते हैं? शिरोरेखा का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में लिख रहे हैं तो कहाँ से लिखना शुरू किया हमने? जैसे हमने लिखा नियम, हमने बाएं से दाईं ओर लिखा। शब्दों को कैसे लिखा? बाएं से दाईं ओर। बाएं से हम किधर चल रहे हैं? देखो लिखते लिखते बाईं ओर चल रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि है, तो हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रयोग यह है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसको लिखने के लिए क्या है? स्वर एवं व्यंजन बनाए गए हैं। इसमें अनुनासिक और नासिक विसर्ग आदि के लिए पृथक से ध्वनि संकेत हैं। इसके जो वर्ण हैं, वर्ण गोलाकार, सुंदर और स्पष्ट हैं। 5 और भी विशेषताएं लिख सकते हैं।
शिरोरेखा प्रयोग बाएं से दाएं लिखी जाती है। स्वर व्यंजन अलग बनाए गए, अनुनासिक नासिक विसर्ग आदि के लिए अलग ध्वनि संकेत हैं। वर्ण है वो गोलाकार हैं। वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। वर्ण क्या है? वैज्ञानिकता लिए हुए वर्ण हैं। 7वां पॉइंट लिख सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, प्रत्येक उच्चारण स्थल का अपना एक वर्ग बना हुआ है। जैसे गले से निकलती है ध्वनि निकलती है तो उसे हम कंठ वर्ण बोलते हैं। जैसे कंठ के बाद में हम जैसे तालु से बोलते तो तालव्य बोलते हैं, दांतों से जीभ टकराती है दंत्य बोलते हैं, होठों से तो औष्ठ्य बोलते हैं। अर्थात सबके वर्ग बने हैं। तो क्या बने हैं? उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल के अनुसार वर्णों के वर्ग बनाए गए हैं। तो वैज्ञानिकता है। और जो स्वर हैं, हम अगला पॉइंट 8वां दे सकते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित एवं निश्चित क्या बनाए गए हैं? मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। जब हम शब्द लिखते हैं, अगला पॉइंट दे सकते हैं कि कोई जब शब्द लिखते हैं तो उच्चारण के अनुसार ही वर्ण लिखा जाता है। क्या होता है? जैसा उच्चारण, उच्चारण के अनुरूप शब्द रचना होती है। बोर्ड में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको मैंने 9 से 10 इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं बता दी हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि पुरातन काल में लिपियों के कितने प्रकार थे, तो आप लिख सकते हो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि, पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी है। व्याकरण की परिभाषा पूछी जा सकती है, उसके अंग पूछे जा सकते हैं। भाषा में बोली क्या है, उपबोली क्या है, विभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। इस प्रकार से सभी प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनकी संपूर्ण रूप से आपकी तैयारी होनी चाहिए। धन्यवाद।